अब एक बार मसला आया था तो वो जनाब के उनकी बहादुरी देख करके लोग का दिल बड़ा फ़ख्र से ऊंचा हुआ कि वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे। तो इस टाइप से आप अपनी संभल की सरजमी जो विधायक हैं संभल के, उन्हें अगर परेशानी होती हो, शायद उन्हें ये परेशानी होती होगी क्योंकि बर्क साहब कौम के लिए बोलते हैं, वो कौम के लिए कोई कभी आवाज़ उठाते नहीं हैं। तो इस बुनियाद पर उनको परेशानी होती होगी क्योंकि लोग ताने कसते होंगे जब बर्क साहब आवाज़ उठा रहे हैं तो तुम भी तो वोट दे रहे हो, तुम भी तो नुमाइंदगी कर रहे हो। आप ये मेरा सवाल ये है, और मेरा सवाल दोनों नेताओं से है, आपसे भी और उनसे भी रहेगा, कि ये चीज़ ख़त्म करके क्यों ना दोनों मिलकर संभल के विकास के लिए काम करें। ये जो चीज़ है, कोल्ड वॉर एक तरह से चल रही है, ज़बानी जंग चल रही है, इसको ख़त्म करके, इख्तलाफ ख़त्म करके दोनों मिलके संभल के विकास के लिए, क्योंकि अगर संभल के विकास की बात की जाए, अगर सही ऑन पेपर बात की जाए संभल के विकास की, तो संभल में मैं मानता हूँ कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को तो मैं ज़ीरो ही मानता हूँ, क्योंकि संभल में अभी तक MSc का भी इंतज़ाम नहीं है कि बच्चा जो संभल में MSc भी करना चाहे, आज के दौर में MSc कोई बड़ी चीज़ नहीं है। MSc करना चाहे तो उसके लिए चंदोसी या मुरादाबाद जाना पड़ता है, तो संभल में अभी MSc की भी सुविधा नहीं है। संभल का आपने रोडवेज़ देखा होगा कि रोडवेज़ पे अगर हार्ट अटैक का मरीज़ जाए, हार्ट का मरीज़ जाए, तो उसे अटैक पड़ने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो संभल का विकास ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस संभल का विकास कब तक अटका रहेगा, कब तक संभल वाले इसके इंतज़ार में रहेंगे? देखिए, फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। अब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से 3 दिन पहले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क एक बयान देते हैं जिसमें वो मायावती की तारीफ़ करते हैं। उसके बाद संभल के अंदर एक कोल्ड वॉर सी शुरू हो जाती है। तो संभल के मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से ही, उन्होंने इसके बाद बयान दिया और ये कहा कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और MIM के लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे मुसलमानों को बाद में परेशानी होती है। उनकी उम्र को लेकर भी तंज़ किया और उनकी सेहत को लेकर तंज़ किया। इसके बाद उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क जो कुंदरगी से विधायक हैं, उनका बयान आता है जिस पर उन्होंने काफ़ी तंज़िया बातें करी। एक तरह से संभल में कोल्ड वॉर छिड़ चुका है और इस कोल्ड वॉर को ही देखते हुए हम आ गए हैं ज़ियाउर रहमान बर्क के पास उनसे जवाब लेने। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। ये जो संभल में एक बयान के बाद कोल्ड वॉर छिड़ गया है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि ये मायावती जो सुप्रीमो है BSP की, उनकी तारीफ के पीछे क्या कोई इशारा है लोकसभा चुनाव को लेकर? कोई इशारा नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ ये तो एक रूटीन का मैसेज है कि जब किसी में आपस में राजनीतिक दूसरी पार्टियों के कोई जन्मदिन होते हैं, कोई खुशी कोई गम होता है, तो एक दूसरे के प्रति खुशी और गम का इजहार किया जाता है। हमारे इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी जिस दिन 2023 में 15 जनवरी को बर्क साहब ने कुछ मीडिया कर्मी आए थे, प्रेस वार्ता की थी, मॉब लिंचिंग के ऊपर कुछ अपना बयान दिया था, तो इत्तेफाक से उसी दिन मायावती जी का जन्मदिन भी है। तो उन्होंने प्रेस वालों ने कुछ क्वेश्चन किया होगा, तो एक बर्क साहब ने सिर्फ उनको मुबारकबाद दी थी, कुछ उनकी तारीफ में कुछ अल्फाज कहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और रही बात चुनाव का क्या मसला बनता है, पार्टी में हैं, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, दादा मोहतरम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब पार्टी से सांसद हैं, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, दूसरी पार्टी की तरफ जाने या न जाने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, वो जो उसके बाद जो उनका रिएक्शन आया, जो संभल से विधायक हैं और समाज एक ही पार्टी से विधायक है समाजवादी पार्टी से, उस रिएक्शन पे फिर आपका भी रिएक्शन आया, तो इस पर क्या ये कोल्ड वॉर आगे भी रहेगी या? ये कोई वॉर नहीं है, बस उन्होंने लेकिन जो कुछ गलत नहीं, कुछ ज़्यादा ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे मोहतरम बर्क साहब के लिए, जो कौम के रहनुमा हैं, कायद हैं। तो इस वजह से अगर शायद, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो मैंने कल प्रेस वार्ता की थी, कि आपस में हमारी विचारों का मतभेद होता है, कोई हमारी व्यक्तित्व लड़ाई नहीं होती, लेकिन अगर संभल की राजनीति के अंदर उनसे कुछ हमारा अख्तलाफ मतभेद रहा है तो उस चीज़ को वो अपने हद तक रखते तो ज़्यादा बेहतर था। इस टाइप की अनाप शनाप बात कहना किसी भी एक इंसान के लिए, वो तो एक काबिल एहतराम बर्क साहब हैं, खाली संभल की सरजमी पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और मुल्क के बाहर भी लोग उनकी इज़्ज़त मान सम्मान करते हैं। उनके लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर ठेस पहुंची थी और सब लोग तकलीफ़ में थे और गुस्सा भी थे उन लोग कि उनके इस अल्फाज से। लोगों ने मुझसे, काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई हम जो है उसमें ख़िलाफ़ जो है मेमोरेंडम, वो कुछ कई तरह से अपना वो इजहार गमी गुस्से का इजहार करना चाहते थे,
फिर बाद में यही तय हुआ कि उनकी बात का जवाब मैं देता हूँ, और मैंने वही अल्फाज कहे जो उन्होंने, शायद उन्होंने राजनीति कुछ कटाक्ष करते, हो सकता है मैं उसका जवाब नहीं देता, लेकिन उन्होंने गलत व्यक्तित्व पर उन्होंने अल्फाज कहे थे बख्श साहब की शख्सियत पर, इसलिए मैंने उनका जवाब दिया। और जो मैंने जवाब दिया खाली खाना पूर्ति या हवाई नहीं दिया, मैंने सही जवाब दिया, उसमें कोई गलत नहीं है। मतलब आप भी थोड़ा मतलब सब्र से काम नहीं लिया, आप भी थोड़ा पर्सनल हो गए थे ना उस जवाब में। अब क्या करें बताइए, राजनीतिक अगर वो कहते तो हम राजनीति की जवाब देते हैं उनको, अब वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो फिर पर्सनली अटैक हमें भी करना, उसका जवाब देना पड़ा। अच्छा, अगर अब वहाँ से फिर आगे भी रिएक्शन आ सकता है ना फिर उसका? मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कोई वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अच्छा, बस यही उम्मीद है मुझे कि अब गलती जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है इस टाइप की, तो वो शायद दोबारा नहीं दोहराएंगे, नहीं तो उसके बाद में मुझे नहीं हो सकता फिर लोग उसका जवाब दें। नहीं, अक्सर देखा जाता है कि बर्क साहब जो हैं कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी कभी बर्क साहब के बयानों की वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है मुसलमानों की, जिस तरह उन्होंने कहा? कैसी परेशानी आप बताइए, बर्क साहब के बयान से किस मुसलमान को क्या परेशानी हुई है बताइए? उनको जो विधायक हैं संभल के, उन्हें अगर परेशानी होती हो, शायद उन्हें ये परेशानी होती होगी क्योंकि बर्क साहब कौम के लिए बोलते हैं, वो कौम के लिए कोई कभी आवाज़ उठाते नहीं हैं, तो इस बुनियाद पर उनको परेशानी होती होगी क्योंकि लोग ताने कसते होंगे, जब बर्क साहब आवाज़ उठा रहे हैं तो तुम भी तो वोट दे रहे हो, तुम भी तो नुमाइंदगी कर रहे हो, फिर क्यों आवाज़ नहीं उठाते? तो हो सकता है उनको ये इस चीज़ का इख्तलाफ होता होगा। रही बात, एक आपने देखा भी होगा, मैंने कल वार्ता में कहा था, प्रेस वार्ता में, कि जब विधानसभा के अंदर, अरे लोगों ने, अगर कौम ने चुना है तो तुमको इस वजह से कि आप उसके अंदर अपने कौम की, गरीब मजदूर लोगों की, जनता की, किसानों की, अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाए। अब एक बार मसला आया था तो वो जनाब के उनकी बहादुरी देख करके लोग का दिल बड़ा फ़ख्र से ऊंचा हुआ कि वो टेबल के नीचे छुपे हुए थे। तो इस टाइप से आप अपनी संभल की सरजमीन, जिनका आप वोट ले रहे हो, उनका सर नीचा कर रहे हो, ऐसी उम्मीद नहीं की थी लोगों ने। तो आप ये, मेरा सवाल ये है, और मेरा सवाल दोनों नेताओं से है, आपसे भी और उनसे भी रहेगा, कि ये चीज़ ख़त्म करके क्यों ना दोनों मिलकर संभल के विकास के लिए काम करें। ये जो चीज़ है, ये कोल्ड वॉर एक तरह से चल रही है, ज़बानी जंग चल रही है, इसको ख़त्म करके, इख्तलाफ ख़त्म करके दोनों मिलके संभल के विकास के लिए, क्योंकि अगर संभल के विकास की बात की जाए, अगर सही ऑन पेपर बात की जाए संभल के विकास की, तो संभल में मैं मानता हूँ कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को तो मैं ज़ीरो ही मानता हूँ, क्योंकि संभल में अभी तक MSc का भी इंतज़ाम नहीं है कि बच्चा जो संभल में MSc भी करना चाहे, आज के दौर में MSc कोई बड़ी चीज़ नहीं है। MSc करना चाहे तो उसके लिए चंदोसी या मुर्दाबाद जाना पड़ता है, तो संभल में अभी MSc की भी सुविधा नहीं है। संभल का आपने रोडवेज़ देखा होगा कि रोडवेज़ पे अगर हार्ट अटैक का मरीज़ जाए, हार्ट का मरीज़ जाए, तो उसे अटैक पड़ने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो संभल का विकास ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये संभल का विकास कब तक अटका रहेगा, कब तक संभल वाले इसके इंतज़ार में रहेंगे? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद में जो पद आता है वो मुख्यमंत्री का ही होता है जी, और वो जनाब कैबिनेट मंत्री रह चुके, और ऐसा डिपार्टमेंट था माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो आपने एजुकेशन की बात सवाल किया है, अगर वो चाहते तो एजुकेशन के लिए कम से कम, जबकि पूरे यूपी के मंत्री होता आदमी, किसी एक ज़िले का, एक शहर का, या विधानसभा का तो होता नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश का डिपार्टमेंट उनके माध्यमिक शिक्षा विभाग था। चाहते तो इस संभल की सरजमी को, संभल विधानसभा नहीं बल्कि पूरे संभल ज़िले को तालीम से रोशन कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय हवाई बातें की, अपनी कुर्सी बचाने का काम किया। अगर चाहते तो बहुत कुछ, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए जो पूरी कैबिनेट की टीम होती है, अपने लोगों से, दोस्तों से, मंत्रियों से आपस में उनसे दरख्वास्त करके, गुजारिश करके, वास्ते ताल्लुक़ के उससे, उनसे भी काम अपने संभल ज़िले के लिए, चाहे वो रोडवेज़ का मसला हो या कोई भी मसला हो, सड़कों का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, करा सकते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों इतने लंबे टाइम आप मंत्री रह करके क्यों नहीं करा पाए? इसका सवाल आप उनसे पूछना। नहीं, मैं तो दोनों को ही कर रहा हूँ ना, मैं सांसद की भी तो जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। आपको शायद मालूम होना चाहिए, 2014 से जब बर्क साहब समाजवादी पार्टी में उस टाइम चुनाव लड़े थे विधान लोकसभा का, तो 2 साल ऑलरेडी हो चुके थे सरकार बने हुए 2012 से, और उसके बाद चुनाव इत्तेफाक है कि वो तब भी जीते हुए थे, लेकिन हरा दिया गया था। इन्हीं जैसे लोगों ने मिलकर के समाजवादी की मुखालफत कर करके नुकसान पहुंचाया था पार्टी को। पूछ, अगर बर्क साहब उस वक्त जीत गए होते तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हम संभल की सरजमी के लिए बहुत कुछ काम कर सकते थे। और जो ये बाईपास जो आज आप चल रहे हैं, जो रिंग रोड की शक्ल में है, अभी पूरा रिंग रोड तो नहीं बना है, आज ये आप मालूम करके देखें, कभी
माननीय अखिलेश यादव जी कभी संभल तशरीफ़ लाएँ तो वो उस चीज़ के लिए बताएंगे इंशाल्लाह कि बर्क साहब की कोशिश की ही देन है कि जो उन्होंने ये बाईपास बनाया है। और अगर सरकार इस बार आती 2022 के अंदर तो बहुत कुछ हमने सोच रखा था संभल के लिए भी, क्योंकि मैं कुंदरकी से विधायक है तो जाहिर सी बात है मैं कुंदरकी की क्षेत्र के लिए, आवाम के लिए मैं अपने काम करता। लेकिन कहीं ना कहीं संभल से भी चुनाव लड़ चुका हूं तो बर्क साहब यहाँ से सांसद हैं तो संभल के लिए भी बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन ये हकीकत है, जिस तरह से सांसद की जिम्मेदारी बनती है, विधायक की जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदारियों से हम बच नहीं सकते। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर अगर कोई चाहे तो अपने शहर को बिल्कुल चमका सकता है, लेकिन उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल, 1 साल के बाद यानी 2024 में 1 साल का ही समय मान लें, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके टिकट को लेकर काफ़ी फिर से घमासान होगा, जैसे हर बार देखने को मिलता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। तो आपका इस टाइम क्या व्यू है आपका? क्या वाकई इस बार भी बर्क साहब आएंगे या इस बार थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, टिकट देने का जो अधिकार है वो पार्टी सुप्रीमो मुखिया जी माननीय अखिलेश यादव जी के पास है जी। लेकिन यहाँ की संभल की सरजमी पर अल्लाह के करम से मैं समझता हूँ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बर्क साहब मौजूदा सांसद हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, जब एक तरफा सीटें जीती, उस वक्त भी उन 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी की जीती थी उसमें से 1 सीट बर्क साहब ने ऐतिहासिक वोट 2.25 लाख वोटों से जीत करके समाजवादी की झोली में डाली थी। माननीय अखिलेश यादव जी का हाथों को मजबूत किया था। जिस तरह से बर्क साहब एक कौम के रहनुमा है, माननीय अखिलेश यादव जी भी बर्क साहब का मुलायम सिंह यादव जी के साथ होने की वजह से उनका बेपनाह सम्मान करते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा मतलब ही नहीं बनता है इंशाल्लाह किसी पे। मैं दावेदारी तो और भी कर रहे हैं ना, दावेदारी का हक तो भाई सबको है, कोई भी कर सकता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है, देश में भी लोकतंत्र है। वो अलग बात है कि देश में बीजेपी की वजह से लोकतंत्र नहीं चल पा रहा हो, लेकिन हमारे पार्टी में ज़रूर लोकतंत्र है। तो सब लोगों को अधिकार है। आप चाहें संभल के लोग नागरिक होने के नाते आप भी पार्टी से अपना दावेदारी कर सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन यह हकीकत है कि बर्क साहब के सामने कोई दूसरा चेहरा लोकसभा के अंदर कहीं से कहीं तक दूर दूर तक इस वक्त नहीं है जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सोच भी सके। तो हमारे साथ मौजूद थे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब। इन्होंने जो पिछले दिनों संभल में कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर सटीक जवाब दिए और बात की संभल के विकास को लेकर और बात की आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें उन्होंने जाहिर किया कि एक बार फिर से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क देखने को मिलेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।